अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू पढ़ चुके हैं और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू फाइनली एंडेड एंड इट लेड टू कोल्ड वॉर। अगर आप लोगों से वो लेक्चर मिस हो गया तो टॉप राइट पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इट इज़ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक लंबे अरसे तक चलने वाली जियोपॉलिटिकल टेंशन और आइडियोलॉजिकल दुश्मनी का दौर था जो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक के एलाइज और सोवियत यूनियन और उसके कम्युनिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक के एलाइज के दरमियान था। ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू हुआ, 1947 से 1991 तक चला और इसकी पहचान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कंपटीशन थी, ना कि डायरेक्ट वॉरफेयर, क्योंकि यूएस और यूएसएसआर के दरमियान डायरेक्ट जंग कभी भी नहीं हुई। कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू हुई जब यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन का वॉर टाइम अलायंस टूट गया जो नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के खिलाफ था। यूरोप, खासकर ईस्टर्न यूरोप के सियासी फ्यूचर पर इख्तलाफात एक सेंट्रल इशू बन गया। सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रजीम स्टैब्लिश किए अपने असर बरकरार रखने के लिए, जबकि यूएस ने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल एड प्रोग्राम जैसी पॉलिसीज अपनाई कम्युनिज्म को रोकने और वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब ये जो फ्रेज है, एन एरा ऑफ नाइदर पीस नॉर वॉर, यानी कि ऐसा टाइम जब ना अमन रहा और ना डायरेक्ट जंग हुई, कोल्ड वॉर पीरियड को अच्छी तरह बयान करता है, जो इंटेंस जियोपॉलिटिकल दुश्मनी का दौर था यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान बिना किसी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के। यानी कि यूएस और यूएसएसआर ने खुद एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट वॉर नहीं की, मगर पूरी दुनिया को अपना बैटल जोन बना कर रखा। चाहे वो कोरिया हो, जिसके नतीजे में आज आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दिखते हैं, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, लैटिन अमेरिका हो या यूरोप हो। तो कोल्ड वॉर का आगाज 1947 में यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन की कांग्रेस में एक तकरीर से हुआ, जिसमें उन्होंने कंटेनमेंट पॉलिसी की आउटलाइन दी। यानी कि कंटेनर से निकला है किसी भी ग्रेट पावर या उसकी आइडियोलॉजी को रोकना, कंटेन करना। इस पॉलिसी के जरिए उन्होंने उन मुल्कों को सपोर्ट करने का वादा किया जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस का मुकाबला कर रहे थे। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ने यूनाइटेड स्टेट्स की कमिटमेंट को स्टैब्लिश किया कि वो कम्युनिज्म के फैलाव को रोकेंगे। अगले 50 सालों तक कोल्ड वॉर से ज़्यादा अहमियत किसी और फॉरेन पॉलिसी इशू को नहीं मिली जितनी इस कंटेनमेंट पॉलिसी को मिली। प्रेसिडेंट ट्रूमैन की कंटेनमेंट पॉलिसी का ऐलान अगले तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए एक पॉलिसी गाइडलाइन बन गई, जहां यूएस ने कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने की कोशिश की। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जल्दी ही एक्शन में तब्दील हो गई, जहां बर्लिन, चाइना और कोरिया के क्राइसिस ने ट्रूमैन को अपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने पर मजबूर किया। वक्त के साथ यूएस और सोवियत यूनियन ने कई प्रॉक्सी वॉर्स में हिस्सा लिया, जैसे वियतनाम और अफगानिस्तान में, जबकि आर्म्स रेस में भी मुकाबला होता रहा, जो इस दौर के जियोपॉलिटिकल टेंशन की पहचान बना रहा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोल्ड वॉर क्या थे? कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पर मबनी थी, जो दोनों सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने परस्यू की। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कम्युनिज्म की एक्सपेंशन को रोकना था। इस पॉलिसी को कंटेनमेंट कहा गया, जो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान जैसे स्ट्रेटजीज में फॉलो हुई। यूएस ने उन नेशंस को फाइनेंशियल एड, मिलिट्री असिस्टेंस और नेटो जैसी अलायंस के जरिए सपोर्ट किया जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस का मुकाबला कर रहे थे। फिर इसके बरक्स सोवियत यूनियन का मकसद कम्युनिज्म को ग्लोबल लेवल पर फैलाना था, ताकि कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। सोवियत लीडर्स ने ईस्टर्न यूरोप, एशिया और डेवलपिंग नेशंस में प्रो सोवियत रिजीम स्टैब्लिश करने की कोशिश की, अपने जियोपॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत करने और आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस को हासिल करने के लिए। साथ ही साथ दोनों सुपर पावर्स अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को दुनिया भर में एक्सपेंड करना चाहते थे। यूएस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और फ्री मार्केट इकोनॉमीज प्रमोट करता रहा, जबकि यूएसएसआर ने अपने कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने पर फोकस किया। फिर दोनों तरफ एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव मिलिट्री सुपीरियॉरिटी हासिल करना था, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट के जरिए। आर्म्स रेस कोल्ड वॉर का एक डिफाइनिंग फीचर बन गया, जहां दोनों तरफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के डॉक्ट्राइन के जरिए एक दूसरे को डराते रहे। कोल्ड वॉर टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के लिए भी एक कंपटीशन था, जो स्पेस रेस में जाहिर हुआ। दोनों नेशंस ने अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाने की कोशिश की, आइडियोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी के सिंबल के तौर पर। मून मिशंस और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर जाना भी इस दौर का हिस्सा था। मजीद
यूएस ने वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक रिकवरी को प्रमोट करने के लिए मार्शल प्लान जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जबकि यूएसएसआर ने ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज के लिए मोलोटॉव प्लान इंट्रोड्यूस किए। इकोनॉमिक असिस्टेंस डेवलपिंग नेशंस पर इन्फ्लुएंस हासिल करने का एक तरीका था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एस्पियोनाज एंड प्रोपेगेंडा, एस्पियोनाज यानी कि जासूसी, दोनों तरफ एक्सटेंसिव एस्पियोनाज एक्टिविटीज हुई इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ। प्रोपेगेंडा कैंपेन्स भी इसी पर्पस के लिए यूज हुई ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन अपने रिस्पेक्टिव आइडियोलॉजीज के हक में किया जा सके। अगर हम मेजर कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर को देखें तो सबसे पहली बड़ी वजह जो कोल्ड वॉर की बनी वो थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। यूनाइटेड स्टेट्स लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरफदारी करता था। इन अलग अलग आइडियोलॉजीज ने कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन को दुश्मनी और तबाही की हद तक प्रमोट किया। मजीद वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दो डोमिनेंट सुपर पावर्स बन गई। अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हासिल करने की कोशिशों ने पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन्स को बढ़ाया। साथ ही साथ ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल और कंट्रीज जैसे पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत अलाइंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स की एस्टेब्लिशमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स को परेशान किया, क्योंकि उन्होंने सोवियत एक्सपेंशनिज्म को अपने इंटरेस्ट के लिए खतरा समझा। फिर यूएस की पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट थी कि सोवियत एक्शंस के जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ने कंटेनमेंट पॉलिसी अपनाई कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए। फिर एक और बड़ी वजह न्यूक्लियर वेपन्स थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप किए जो यूएसएसआर के लिए खतरा बन गए। कोल्ड वॉर एक लंबे अरसे तक रहा, हमें पता है, लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन दोनों की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन ने कॉन्फ्लिक्ट को एक खतरनाक डायमेंशन दी। आर्म्स रेस ने तबाहकुन जंग के डर को बढ़ाया। न्यूक्लियर आर्म्स रेस में लगकर यूएस ने तकरीबन 30,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए और यूएसएसआर ने तकरीबन 20,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए। यानी कि अगर एक वॉर हेड आधे शहर को तबाह कर सकता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर में तब्दील हो जाती, आज हम न्यूक्लियर विंटर देख रहे होते। कोल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट्स क्या हुए? सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस में देखें तो ग्लोबल डिवीजन हुई। कोल्ड वॉर ने दुनिया को गहरे तौर पर डिवाइड कर दिया, जो अक्सर आयरन कर्टन कहलाया जाता है। ये कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की क़यादत में और कम्युनिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि सोवियत यूनियन की क़यादत में इनके दरमियान तफरीक का सबब बना। इस डिवीजन ने पॉलिटिकल अलायंसेस, ट्रेड रिलेशनशिप और कल्चरल एक्सचेंजेस को पूरी दुनिया में मुतासर किया। फिर आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान आर्म्स रेस ने न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट और स्टॉक पाइलिंग को बढ़ाया। न्यूक्लियर वॉर का कांस्टेंट खतरा ग्लोबल सिक्योरिटी पर गहरा असर डाल रहा था और इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप कर रहा था। फिर प्रॉक्सी वॉर्स एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कोल्ड वॉर के दौरान कई प्रॉक्सी वॉर्स और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिली, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने अपोजिंग फैक्शंस को सपोर्ट किया। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और अफगान जिहाद भी शामिल है। अफगान जिहाद जिसका डायरेक्ट हिस्सा पाकिस्तान भी था, इसके बाद यूएसएसआर का डाउनफॉल शुरू हुआ। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस एक्सप्लोरेशन का मुकाबला टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत तरक्कियों का सबब बना। ये कंपटीशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में नई इनोवेशंस लेकर आई। यानी कि जो टेक्नोलॉजी आज आपके पास है, मोबाइल फोन्स, जीपीएस एक्सेट्रा, ये सब कोल्ड वॉर कंपटीशन के नतीजे में आई। फिर अगर हम प्रोपेगेंडा को देखें तो कोल्ड वॉर ने दोनों तरफ एक ऐसी क्लाइमेट पैदा की जो फियर और पैरानोया से भरी हुई थी। हर सुपर पावर ने प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया ताकि दूसरी तरफ को डेमोनाइज करे और अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करे। ये प्रोपेगेंडा पब्लिक ओपिनियन को मुतासिर करता था और नेशनल नैरेटिव्स को शेप करता था। इस दौर में मार्वल के कैरेक्टर्स जैसे कि कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क और वॉल्वरिन भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे, जिनका मकसद यूएस को एक अच्छा और यूएसएसआर को एक बुरा दिखाना था। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोल्ड वॉर का असर ग्लोबल था, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने अलग अलग रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस और एलाइज हासिल करने की कोशिश की। इसका नतीजा इंटरवेंशंस, मार्शल लॉज और कॉन्फ्लिक्ट्स की शक्ल में निकला, खासकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में। ये कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर इन रीजन्स पर सियासी और समाजी असरात छोड़ गए जो अब तक महसूस किए जा रहे हैं।
ह्यूमन राइट्स को अगर हम देखें तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ने ह्यूमन राइट्स के मसाइल को सामने रखा। दोनों तरफ एक दूसरे पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया गया। कोल्ड वॉर के दौरान ह्यूमन राइट्स के मसाइल पर डिबेट्स हुई और इन कंसर्न्स को ग्लोबल लेवल पर एड्रेस करने की कोशिश की गई। एंड फाइनली जब कोल्ड वॉर का अख्ताम हुआ तो दुनिया यूनिपोलैरिटी की तरफ गई, यानी कि कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एक वाहिद सुपर पावर बन गया जिसने ग्लोबल पावर डायनामिक्स में शिफ्ट पैदा किया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने इंटरनेशनल सिस्टम में एक खला छोड़ दी और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के ग्लोबल अफेयर्स को शेप करने वाली डोमिनेंट फोर्स बन गया। लेकिन आज के दौर में दोबारा दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, यानी कि मल्टीपल पावर्स की तरफ जा रही है, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया। इंडिया को चैलेंज करता पाकिस्तान, जापान, यूएस को चैलेंज करता नॉर्थ कोरिया और ईरान। सो आज के दौर में पोस्ट कोल्ड वॉर डायनामिक्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरब ईरान या तुर्की सऊदी अरब ईरान राइवलरी इन मिडिल ईस्ट। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अभी हालात कुछ बेहतर हैं बट हिस्टोरिकल राइवलरी कोल्ड वॉर स्टाइल रीजनल कंपटीशन को रिफ्लेक्ट करती है। सऊदी अरब अरब कौम और सुन्नी इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ईरान फारसी कौम और शिया इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह तुर्की ऑटोमन अंपायर को रिवाइव करना चाहता है। तीनों मुल्क मिडल ईस्ट में डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये राइवलरी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में जाहिर होती है, जैसे यमन की जंग, जहां सऊदी अरब हुकूमत को सपोर्ट करता है और ईरान हूती रिबेल्स का साथ देते हैं। सीरिया और इराक में ईरान का बढ़ता हुआ असर सऊदी इंटरेस्ट को चैलेंज करता है। तीनों मुल्क स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी के लिए मुकाबला करते नजर आते हैं। फिर हमारे पास इंडिया पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हॉस्टिलिटी कोल्ड वॉर स्टाइल डायनामिक्स ऑफ रीजनल पोलराइजेशन को रिफ्लेक्ट करती है। ये राइवलरी 1947 की पार्टीशन से शुरू हुई और कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट्स और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे डिस्प्यूट्स में एस्केलेट हुई। प्रॉक्सी वॉर्स और टेररिज्म ने टेंशंस को मजीद बढ़ाया, जहां दोनों मुल्क एक दूसरे की पोजीशन अंडरमाइन करने के लिए ये स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली हुकूमत आ जाए। फिर इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स कोल्ड वॉर एरा स्टैंड ऑफ्स की मिसाल हैं। हालांकि रीसेंट एफर्ट्स टेंशंस को डी-एस्केलेट करने के लिए की गई हैं, लेकिन हिस्टोरिकल क्लैशेस जैसे कि 2020 के गलवान वैली इंसिडेंट दोनों नेशंस की रीजनल डोमिनेंस की एस्पिरेशन को हाईलाइट करते हैं। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी इन दोनों कंट्रीज में जाहिर होता है। साथ ही साथ यूएस चाइना की राइवलरी साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में मुकाबला कोल्ड वॉर डायनेमिक्स को क्लोजली रिफ्लेक्ट करता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना असर एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, जबकि यूएस क्वाड जैसे अलायंस जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इनके जरिए इसका जवाब देता है। साउथ चाइना सी इस जगह पर भी इनके दरमियान स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है और एक राइवलरी है। फिर रशिया नेटो अगर हम लोग टेंशन देखें यूक्रेन को लेकर तो रशिया की जो एग्रेशन है यूक्रेन में कोल्ड वॉर स्टाइल टेंशन को नेटो के साथ दोबारा जगाती नजर आती है। ये कॉन्फ्लिक्ट वेस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंसेस और रशियन अथॉरिटेरियनिज्म के दरमियान एक ब्रॉडर स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती है। रशिया की एक्शंस नेटो के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को चैलेंज करते हैं और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का खतरा बढ़ाते हैं, और इसी तरह नेटो के एक्शंस रशिया के लिए खतरा बनते हैं, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। फाइनली अगर हम लोग रूस और चीन की कॉपरेशन को देखें अगेंस्ट यूएस इन्फ्लुएंस, तो रशिया और चाइना इंक्रीजिंगली यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ अलाइन हो रहे हैं ग्लोबली, खासकर मिडिल ईस्ट में। ईरान के साथ पार्टनरशिप्स और बढ़ती हुई इकोनॉमिक टाइज एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट है जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने का इरादा जाहिर करते हैं उन रीजन्स में जो ट्रेडिशनली वॉशिंगटन की डोमिनेंस में रहे हैं। सो दिस वाज इट फॉर योर लेक्चर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और उन लोगों के साथ जो इल्म की तलाश में हैं मगर हालात की वजह से इनको हासिल नहीं कर पाते। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान, लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।